नमस्कार, मैं लिथोमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रही है। यूपी के जौनपुर में भाजपा के जिला मंत्री प्रमोद यादव की गोली मारकर हत्या हो गई, आरोपी फरार। हरियाणा के नूंह में चल रही 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर नकल की सूचना मिली है। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रही है। मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल जम्मू और कश्मीर को ही नहीं परंतु पूरे देश को अनुच्छेद 370 पर गुमराह कर रही है। यह कहते हुए कि श्रीनगर अब भारत के पर्यटन उद्योग का केंद्र है, उन्होंने कहा कि विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता पर्यटन की संभावनाओं और किसानों के शक्तिकरण से निकलेगा। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर की सफलता की कहानी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहां सबके लिए समान अधिकार भी है, समान अवसर भी है। पाकिस्तान से आए शरणार्थी, हमारे वाल्मीकि समुदाय के भाई बहन, हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन, इनको वोट देने का अधिकार 70 साल तक नहीं मिला, वो अब मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित हुई है। पद्दारी जनजाति, पहाड़ीय जातीय समूह, गड्ढा ब्राह्मण और कोली समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। हमारी सरकार में पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दशकों तक इन अधिकारों से वंचित रखा। आज हर वर्ग को उनके अधिकार लौटाए जा रहे हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी जेएंडके बैंक। इस बैंक को तबाह करने में
यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बैंक में अपने नाते रिश्तेदारों और भाई भतीजों को भरकर इन परिवारवादियों ने बैंक की कमर तोड़ दी थी। मिसमैनेजमेंट की वजह से बैंक इतना घाटे में गया था कि आप सभी के हजारों करोड़ रुपए डूब जाने का खतरा था। यूपी के जौनपुर में भाजपा के जिला मंत्री प्रमोद यादव की गोली मारकर हत्या की गई है। 2012 के विधानसभा चुनाव में मल्हनी सीट से वह धनंजय सिंह की पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। लगभग सुबह 10 बजे के आसपास मोटरसाइकिल पर सवार बदमाश दिन दहाड़े गोली मारकर फरार हो गए। थाना क्षेत्र सिकरारा के उधापुर गांव ये घटना की सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रमोद यादव, जिनको कुछ बदमाशों द्वारा रोक करके कुछ कार्ड देने के बहाने बातचीत करने की कोशिश की गई और उसी दौरान उन पर फायर किया गया, जिसमें हौसला आते आते उनको यहाँ पे डेथ डिक्लेयर किया गया है। तो फिलहाल इसमें हमारी टीमें वर्कआउट कर रही हैं। जो कुछ संदिग्ध हैं उनकी जानकारी भी प्राप्त हुई है और कुछ अन्य जानकारियां प्राप्त हुई हैं, जिसको वर्कआउट करके बहुत जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाए। अभी सूचना के हिसाब से 3 लोग थे, तो एक जगह थे और एक अलग। कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा चुनाव के लिए मसौदा घोषणा पत्र सौंपा। सांसद शशि थरूर, जो समिति का हिस्सा भी है, ने कहा कि घोषणा पत्र कई गंभीर और गहन बैठकों के बाद बनाया गया है, जिसमें पिछले कुछ दिनों में 4 घंटे से अधिक के 2 पूर्ण सत्र शामिल थे और अभी भी कांग्रेस कार्यकारिणी को प्रस्तुत किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र भारत के लोगों की आर्थिक भलाई के विभिन्न पहलुओं पर गौर कर रही है, जिसमें सभी प्रकार के मुद्दे शामिल हैं, जहां न्याय एक बड़ा विषय है। Yeah, that's all I can talk about is the process, because honestly the substance we can't talk about for the simple reason that the manifesto that we presented to Mr. Kharge, after very many serious and intense meetings, including 2 full sessions of over 4 hours each in the last couple of days, that manifesto has still to be submitted to the Congress Working Committee. So after Kharge Sahab reviews it, he will decide to submit it to the Working Committee. The Working Committee in turn can amend it or approve it with amendments. And once it is approved, only then does it become the Congress Party's official position, and then we will share it with you. I can broadly say that the manifesto is looking into various aspects of the economic well-being of the Indian people. That for us is a major priority, but of course we cover all sorts of issues, from foreign policy to our nuts and bolts matters of things like pensions, women's rights, yuva, and so on. And there has been for some time, as you've seen in the statements of Rahul Gandhi and our colleagues traveling right now on the Yatra, Nyaya is a big theme. We want to bring justice to all sections of our society, particularly those who've been underprivileged. So Nyaya is kind of the overarching concept. Nyaya for Yuva, Nyaya for Mahila, Nyaya for those who've been left behind, etc., etc. You'll see when the... हरियाणा के नूंह में बुधवार को चल रही 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर नकल की सूचना मिली। बुधवार को बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थियों को चिट देने के लिए लोगों को स्कूल की दीवारों पर चढ़ते देखा गया। टोरू के चंद्रवाती स्कूल में हुई घटना का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद हरियाणा जिला शिक्षा ने कार्रवाई शुरू की और घटना पर रिपोर्ट मांगी है। ऐसी घटनाएं असामान्य नहीं हैं, क्योंकि पिछले वर्षों में विशेष रूप से बिहार में ऐसी घटनाएं सामने आई थी। इस बीच जिला शिक्षा अधिकारी
परमजीत चहल ने कहा कि उन्होंने वीडियो देखा है और इस पर रिपोर्ट मांगी है। इसमें आज मैंने भी एक वीडियो देखी थी, कुछ अखबार की कटिंग पड़ी थी, उसमें फोटो भी लगे हुए थे कि बच्चे दीवारों पर चढ़े हुए हैं, छत पे चढ़े हुए हैं। जिस स्कूल की वो फोटो थी, आज बीओ सर को मैंने कहा था कि विस्तृत रिपोर्ट लेके आए। आज उस सेंटर पे कोई परीक्षा केंद्र नहीं था, तो नेक्स्ट पेपर में हम विजिट भी करेंगे, जांच करेंगे उसमें स्कूल की मिलीभगत है या बाहरी हस्तक्षेप था या किसी टीचर की कोई मिलीभगत है। जांच के उपरांत जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, आज की हम बात करें, आज 12वीं कक्षा का हिंदी का पेपर है, रेगुलर और ओपन दोनों। तो यासीन में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें भी परीक्षा केंद्र पर काफ़ी सारी पर्चियां जो नकल कराने वाले युवक हैं वो साथ हैं और पुलिस भी मुख्य दर्शक बन के वहाँ पर खड़ी है। क्या कहना है सर? सर, इसमें तो जो बाहरी हस्तक्षेप है वो तो पुलिस द्वारा ही रोका जाएगा। तो ये मामला जो आपने बताया भी मेरे संज्ञान में आया है, तो मैं अभी एक बार स्कूल में सेंट्रल सुप्रिटेंडेंट से और स्कूल के जो चीफ सुप्रिटेंडेंट है उनसे बात करता हूँ और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश होंगे दिए जाएंगे। अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की जाएगी। और ये तो अब की बार एक्चुअली जो ड्यूटी लगाई गई है वो सारी बोर्ड द्वारा लगाई गई, पहले भी लगाई जाती थी। अब की बार जो नया जो किया गया वो पूरे टाइम तक 2 ऑब्जर्वर स्कूल में रहेंगे पूरे टाइम तक एग्जामिनेशन के दौरान। एक प्राइवेट स्कूल का कोई सीनियर लेक्चरर या प्राचार्य होगा, एक गवर्नमेंट स्कूल का कोई प्राचार्य या सीनियर लेक्चरर होगा। तो अब की बार फ्लाइंग की बजाय 2 परमानेंट ऑब्जर्वर है हर सेंटर में छोड़े गए हैं, वो रिपोर्ट करते हैं ओपनिंग की भी क्लोजिंग की भी। तो सर, जिस तरीके से आज पेपर है, आने वाले कल भी 10वीं का कक्षा का पेपर है, तो किस तरीके की नकल रोकने के पूरे इंतजाम किए जाएंगे, क्या कहना है सर? हमने अपने कार्यालय की तरफ से अभी निर्देश दे दिए सभी को भी, जहाँ भारी हस्तक्षेप है तो जहाँ आप उस भीड़ को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप चीफ सुप्रिटेंडेंट स्वयं जो है संबंधित जो थाना उसमें जाए और अतिरिक्त पुलिस की मांग करे ताकि परीक्षा सुचारू रूप से चल सके। क्या इस तरीके से जो नकल चल रही है इसमें पुलिस की कमी देखी जाएगी? पुलिस की तो असल एक्चुअली यहाँ 62 सेंटर है, भारी पुलिस की व्यवस्था तो सभी सेंटरों में तो नहीं हो सकती। जो संवेदनशील वो है परीक्षा केंद्र है उन पे अतिरिक्त सुरक्षा बल की आवश्यकता है। उसके लिए हम जो है ना पहले भी हमने प्रयास किया है। अब कुछ कमियां होंगी तो अब जो है जो कमी नजर आएगी उसको दुरुस्त करने के लिए हम आगामी कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन का दौरा किया और गोविंद वल्लभ पंत की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर भी अर्पण किया। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी अर्पण किया। राज्य प्रभारी बैजंत पांडा और भूपेंद्र चौधरी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने पंडित जी की राष्ट्र और समाज के योगदान की प्रशंसा की। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के साथ उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन किया। प्रथम आम चुनाव के बाद बनी सरकार में प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व का निर्वहन उन्होंने किया। इससे पहले भी 1937 में संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदेशवासियों को देते हुए आज़ादी के आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका को बनाए रखा। और दिसंबर 1954 में जब देश के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आकस्मिक निधन के बाद देश के गृह मंत्री के रूप में यह दायित्व भारत माता के इस महान सपूत
पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को दिया गया। 1955 से 1961 तक देश के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी अमूल्य सेवाएं देकर के राजभाषा हिंदी को एक सम्मान दिलाने का कार्य किया। देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए 1957 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ ही वह भारत की संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। आज उनकी पावन पुण्यतिथि है। 7 मार्च 1961 को उन्होंने अपनी भौतिक देह का अवसान करते हुए इस लोक से अपनी लीला को समाप्त किया। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को देता हूं। धन्यवाद। मंत्री संदीप सिंह के आवास पहुंचे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। 6,800 आरक्षित चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नियुक्ति पत्र की मांग पर अड़े अभ्यर्थी पूर्व में भी कई बार कर चुके हैं शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव। की पीड़ा सुनो। 6 मार्च को रायगढ़ पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम रायगढ़ में राजपत्रित अधिकारियों, थाना चौकी प्रभारियों तथा विभिन्न शाखा प्रभारियों की बैठक ली गई। इस दौरान लंबित अपराध, मर्ग, शिकायत, गुम इंसान, लंबित वारंट की थानेवार जानकारी लेकर समीक्षा किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला संबंधी अपराधों और गुम नाबालिग बच्चों की जांच में कोताही नहीं बरतने और समय सीमा में निकाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक माह दर्ज होने वाले अपराध और प्राप्त होने वाले शिकायतों से उनके निकारण की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही गंभीर अपराध मामले में सूक्ष्मता से विवेचना कार्रवाई करने कहा गया। एसपी ने थाना चौकियों के आकस्मिक निरीक्षण दौरान बताए गए खामियां की प्रगति रिपोर्ट लिए और थाने में प्राप्त होने वाले प्रत्येक आवेदन रिपोर्ट और पीड़ितों के मेडिकल पर आवश्यक रूप से वैधानिक कार्यवाही करने को कहा, जिससे पीड़ित को अनावश्यक दफ्तरों का चक्कर काटना ना पड़े। पुलिस अधीक्षक द्वारा विजुअल पुलिसिंग पर फोकस करने एवं अवैध शराब, गांजा, जुआ, सट्टा, कबाड़ पर कार्रवाई जारी रखने को कहा गया तथा अभियान स्तर पर बदमाशों और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी ने मीटिंग में उपस्थित पुलिस अधिकारियों को आसन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी के घर और उनके भाई अरशद सोलंकी के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। कानपुर हिंसा में फंडिंग के आरोपी हाजी वसी के घर भी छापा मारा गया। नूरी शौकत के ठिकाने पर भी
ईडी की छापामारी हुई। इरफान सोलंकी, जो 1 साल से महाराजगंज जेल में बंद है, लखनऊ से ईडी अफसरों की टीम सोलंकी के आवास पहुंची और घर का सीसीटीवी कनेक्शन काट दिया गया। इसके अलावा उनके कई ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी हुई। कानपुर में जाजमऊ समेत कई ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी हुई। जनपद बहराइच के रूपीडीहा थाना क्षेत्र में एक गांव में पहुंची बारात में खाने पीने को लेकर जमकर विवाद उत्पन्न हो गया। 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद जमकर मारपीट शुरू हो गया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रूपीडीहा थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में बेचन आर्या के घर बारात आई थी। इसी बीच बारात में खाने पीने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया और 2 पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। देखते ही देखते बारात में भगदड़ मच गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची रूपीडीहा पुलिस एवं क्षेत्राधिकारी राहुल पांडे ने बताया कि वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्राधिकारी ने यह भी बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मक्कनपुर से गए थे, हमारे अपने मामा के लड़के में शादी में आए थे। हाँ। तो वहाँ से खाना पीने के बारे में उन्होंने गाली गलौज किया, उसी बारे में उन्होंने हाथापाई किया था। फिर बाद में उन्होंने जब सब झगड़ा वगड़ा शांत करके जब सब लोग बाहर घर को जाने लगे, तब उन्होंने भंडा और खेत का डंडा सब लेकर हम लोगों को मारा और हमने घायल हो गए। हाँ। और एक लोग को मारा, उसका उसी जगह पे डेथ हो गई। द्वार पूजा करी तरह है, हाँ। बाराती खाना खाइए, हाँ। हुए बवाल हुआ है। हम लोग जानते आपने अपनी लड़की की शादी कहाँ से किया था? मक्कनपुर। बारात आई थी। हाँ। कैसे झगड़ा हुआ, कुछ जानकारी है? अब उसका सर हमको ना जानकारी है बिल्कुल। हम लोग यहाँ द्वार पूजा करी था, बाराती खाना खाएंगे, वो वहीं में झगड़ा बवाल होगा। वहीं जनपद बहराइच के रूपीडीहा थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में मगनपुर से एक बारात आई थी बेचन आर्या के घर पे। वहाँ पे खाने पीने को लेके कुछ विवाद हो गया था। इस विवाद में मारपीट हुई और मारपीट से 2 लोग घायल हुए थे। इसको अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस संबंध में पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और वादी की लिखित तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और नामजद अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक के लिए इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।